अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 12 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यार मुझे सच में ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। चलो कोई बात नहीं, ना आप लोग व्यूज़ देते हो, ना लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बोला था कि मैं तो इस स्टोरी को कंप्लीट कर गई रहूँगी उन लोगों के लिए जो कि इसे सुनते हैं और इसे पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। चाहे वो 1-2 हों या फिर 4-5 जितने भी होंगे, लेकिन मैं उनके लिए करूँगी। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और आज आपका एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है और एक कन्फ्यूजन भी क्लियर होने वाली है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो शाप वांगजी को लेके घर आ ही चुका था और थैंक गॉड वो शियान अभी भी घर पे नहीं था। अगर वो होता तो जाने क्या ही काट डालता। उसने पास उसे डाल दिया था और उसे मेडिसिन भी दे दी थी। अपना ख्याल रखो और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब सही हो जाएगा। एक ना एक दिन सब सही होना ही होता है ना, चाहे देर से हो या फिर जल्दी, लेकिन होता ज़रूर है। और सच कभी भी छुपता नहीं है। वो उसे बोल रहा था और वांगजी पास चुपचाप बैठा ही हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा तुम्हारी माँ का सुन के। बस वो जहाँ भी रहें उनकी रूह सुकून में रहे, मैं यही दुआ करूँगा। चाहे वो शियान के लिए गलत होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ तुम्हारी जन्नत ही थी ना। मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे मना नहीं पाया। मैं तुम्हें लेके भी नहीं जा सकता वहाँ पे। बस मैं मजबूर हूँ। हमारी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है और हम इस बाउंड्री को बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते। तुम्हें वो शियान ने बताया होगा ना, उसकी मामा की वजह से ही तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम नहीं जा सकते। आई होप तुम समझोगे। खुद की जान लेने की कोशिश मत करो। हराम मौत मत मरना। अच्छा, नहीं मरूं हराम मौत? और मेरी तो ज़िंदगी पूरी की पूरी हराम की है, उसका क्या करूं मैं? मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी, मेरा होना, मेरा मार्क, मेरा बॉन्ड, सब कुछ ही तो इल्लीगल है ना। कुछ भी तो सही नहीं है। सब कुछ फॉरबिडन है। सब कुछ हराम है और मेरी मोहब्बत हराम के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे हो तो उसे मरने से अलावा और क्या ही अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो तुम रेस्ट करो। लेकिन मुझे हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें चक्कर आ गए थे, वीकनेस हो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ। वो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। वो नहीं चाहता था वांगजी एकदम से सब जान के और ज़्यादा ही परेशान और दुखी हो जाए। अगर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो जाने उसके ऊपर क्या ही बीतेगी। अभी वूश की समझ में खुद भी कुछ नहीं आ रहा। वो उसे क्या ही समझाएगा और क्या ही बताएगा। उसका बनी जो कि उसकी गोद से निकलकर वांगजी के पास ही चला गया था और अब वो वांगजी की गोद में बैठ गया था। वो बस अपनी प्यारी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी ने भी फिर उसे उठा ही लिया। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तुमने उस दिन मुझे बचा लिया था। और वो बस उससे आप आगे काट चुका था और वो उसके होंठों पे जाने क्यों ही स्माइल आ गई। हाँ, उस बनी ने वांगजी को ज़रूर वूश से बचा लिया था, लेकिन खुद आप वो कभी भी वूश से बच नहीं पाया था। तुम रेस्ट करो, सब सही हो जाएगा। तुम जितना रोगे उतना ही खुद को तकलीफ़ दोगे और अपनी मामा की रूह को भी। तुम उनके लिए दुआ करो, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। और रोने से क्या ही होगा, वो वापस नहीं आने वाली। उनकी रूह को और ज़्यादा दुख मत देना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे माँ बाप दोनों ही मुझसे दूर हैं। मैं बचपन से ही उनके पास नहीं गया, तुम जानते हो। मुझे तो पता भी नहीं वो ज़िंदा है या कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। नानू ने मुझे कब से ही बुला लिया था ना, जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही फैमिली है, वो बस उशियान और नानू ही हैं। मैं भी तो हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तुम भी मजबूर हो, तो क्यों ना एक दूसरे की मजबूरी को समझा जाए। तुम खुद को कोई भी तकलीफ़ मत देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भी हो तो मेरी वाइफ़ ही ना। तुम मेरी वाइफ़ पहले बने थे,
मैं तुम्हारा पहला हस्बैंड हूँ। शायद मैं कभी अपने हस्बैंड के होने की ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। शायद मैं कभी तुम्हें उशियान की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता और ना ही दुखी। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा प्रेजेंट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम दुखी होते हो या उदास होते हो तो जानते हो मेरे दिल पे कितना ज़्यादा बोझ बन जाता है। मुझे लगता है जैसे कहीं ना कहीं मैं भी इसका कसूरवार हूँ। मैं अगर तुम्हें अपने कंट्रोल में नहीं करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करता, तुम्हें उस शान से दूर करने की कोशिश ना करता और तुम्हें पहले ही यहाँ से जाने के लिए बोल देता तो शायद आज ये सब ना होता। मैं तो तुम्हें पहले से जानता था, मैं तो तुम्हें पहले मिल चुका था, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मुझे तुम्हें वापस भेज देना चाहिए था। मुझे क्यों ही नहीं ख्याल आया कि एक इंसान कैसे ही दो दो लोगों का मेट हो सकता है, और वो लोग जो कि इंसान भी नहीं है। तुम कैसे दो दो हस्बैंड के साथ रह सकते हो। मैं सेल्फिश हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, परसों की रात के लिए भी माफ़ कर देना। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। थैंक गॉड मैंने उससे आगे कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया उसके लिए मुझे माफ़ ही कर दो। वो उस पास आराम से बोल रहा था और वांगजी उसकी तरफ देख ही रहा था। एक तरफ वूश था जो कि पूरी तरह इंसान नहीं था, वो तो एक जिन था, लेकिन फिर भी उसकी बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई थी, कितना ज़्यादा प्यार था और कितनी ज़्यादा अच्छाई थी। वो दूसरी तरफ उसका हस्बैंड वशियान, जो बिना किसी बात को जाने समझे बस उसे टॉर्चर ही कर रहा था, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, हर तरह से। तो उसने बस उसे दर्द ही दिया था। और वांगजी अब क्या ही बोले, हाँ कुछ भी नहीं बोल सकता वो। थैंक यू सो मच। जो हुआ आप उसे बदल नहीं सकते थे और किस्मत वो कभी किसी के नहीं हाथ होती, हम उसे बदल नहीं सकते, वो बस खुदा ही कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे हैं एक जगह पे, वो हमें साथ लाया तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह ही होगी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है और मैं आपको माफ़ करता हूँ। वैसे भी मैं क्यों ही किसी के खिलाफ दिल में कोई बात रखूँ। जब ये दिल अपना गम उठाने के काबिल नहीं है तो इसमें किसी के लिए नफ़रत रखकर और बोझ क्या ही बढ़ाना। बिल्कुल, वो उसने बोला था और फिर उसने अपने बनी को उठा ही लिया था। वो उससे कैसे प्यार कर रहा था, उसकी बॉडी पे किसी सी कर रहा था और वांगची पास देख ही रहा था। ये उसके मुताबिक तो उसका हस्बैंड ही है, लेकिन वांगजी को कभी भी उसके लिए कोई भी फीलिंग या कोई भी जेलसी फील नहीं होती, कुछ भी तो फील नहीं होता उसके लिए। और वो उसने उसकी तरफ देखा था। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं छुपाऊंगा भी नहीं, लेकिन वांगजी तुम्हें कभी ना कभी ज़रूर एहसास होगा, तुमने मुझे ठुकरा कर, मुझे भुला कर कितनी गलती की है और तुमने क्या ही खोया है। मेरे दिल में सबके लिए बस प्यार ही है, चाहे आग ही क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बस प्यार चाहता हूँ और जहाँ से मुझे प्यार मिलेगा मैं तो उसी का हो जाऊँगा ना। और वांगजी की समझ में उसकी आखिरी बात बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो लेट गया था अपनी मेडिसिन लेके और फिर उसे सो ही जाना था। मामा को याद करते करते और रोते रोते वो सो भी गया था। दोपहर के टाइम में वशियान वापस आया था और उसे अपने बेड पे ऐसे सोया देख के जैसे फिर से उसका पारा हाई हो गया था। वोश तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं है, क्या हो गया। वो फिर से अपने उस बनी को उठाए उठाए लिए आ रहा था और वो शान ने एकदम से जैसे उसे पकड़ ही लिया। इस जानवर को छोड़ोगे तो तुम्हें कुछ एहसास होगा ना। वो जैसे उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन वो उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो, इस बेचारे को भी मारोगे क्या। हाँ, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मुझे ये नहीं समझ आती इसने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है। तुम अच्छे हाथ से थे, तुम कितने ज़्यादा ब्रेव थे, कितने ज़्यादा तुम लाइवली थे, और एकदम से कैसे तुम इसके पीछे जैसे लट्टू की तरह घूमे जा रहे हो। आखिर है क्या इसमें, बोलो। एक जानवर ही तो है, खरगोश ही तो है,
बोलो छोटे से जानवर से तुम्हें क्या ही मिलता है? तुम्हें अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं है? हाँ, और उसे तुम कैसे मेरे बेड पे सोया हुआ छोड़ आए? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? ओह! वो मेरी वाइफ नहीं है। मैं उसे डिसऑन कर चुका हूँ। वो तुम्हारी वाइफ होगा और अगर तुमने उसे वाइफ नहीं बनाना तो मत बनाओ। मेरे लिए जो कुछ है बस यही है। इसे मुझे वापस करो। वो उसने उसे पकड़ लिया था और अब वो कैसे उसे ध्यान से देख ही रहा था। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ, उसने तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं पकड़ा? वो कितनी फ़िक्रमंदी से उसे पूछ ही रहा था और वो शियान का दिल चाहा अपना सारी पीट ले। उसको यहाँ से लेके जाओ। मैं उस गंदे खून को अपने बेड पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। माइंड योर लैंग्वेज। वो गंदा खून कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही खून है। वो गंदा खून कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है। और वो गंदा खून कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसके साथ तुमने 4 दिन बेड पे गुजारे हैं और अब तुम्हें वो एकदम से गंदा खून लगने लग गया। तो मैं तुम्हें बता दूं, वो गंदा खून बहुत जल्दी एक और गंदे खून को इस दुनिया में लागने वाला है, तुम्हारे बच्चे को। समझ गए तुम? और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे मत बोलो, उसे वापस भेज दो। वैसे भी उसका यहाँ रहना तुम्हारे बदले को कोई भी काम नहीं कर सकता। जो कुछ जिसने किया था उसे सज़ा मिल चुकी है। उसकी माँ मर चुकी है और तुम्हारा बाप वो भी हॉस्पिटल में है। तो तुम उससे किस बात का ही बदला ले रहे हो? उससे जाने दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। क्या बकवास कह रहे जा रहे हो? हाँ, कौन सा बच्चा कैसा बच्चा? वो ज़रूर तुम्हारा बच्चा होगा। मेरे से उसका कोई बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? ना मर दो क्या? व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। वो शियान ने जैसे उसे स्लैप ही करना चाहा था और वो उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ ही लिया। क्यों? सच कड़वा लग रहा है? बुरा लग रहा है? बोलो ना मर दो। ये क्या बकवास है? ये सच है। तुमने क्या उसके साथ कुछ नहीं किया? तुमने क्या उसे 4 दिन और 4 रातों तक ऐसे ही अपनी हवस का निशाना नहीं बनाया? कैसे तुम बोलते थे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कैसे उसको रौंद डाला है, उसका क्या ही हाल काट डाला है तुमने? हाँ, शर्म तो नहीं आती? खुद को एहसान कहते हो तुम? वो तुम्हारा बच्चा है, उसके अंदर तुम्हारा ही बच्चा है। आई समझ? और मेरा बच्चा वो नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं उसके साथ इंटीमेट होता था, मैं बाद में उसको वैसे ही काट देता था जैसे वो था। उसके पास मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तुम्हारा ही है। वो तुम ही हो जिसने बस उसे जानवरों की तरह मिसयूज़ किया है। आई समझ तुम्हें? और खबरदार जो तुमने अब मेरी जान को हाथ भी लगाया हो, पता नहीं पहले कितने ज़ोर से पकड़ा होगा तुमने। वो अपने खरगोश को लेके फिर से फ़िक्रमंद हो गया था और वो अपने रूम में अब जाने वाला था। तुम्हारे नखरे हाथ से ज़्यादा बड़े जा रहे हैं। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ। मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और तुम कौन हो? सिर्फ़ एक सर्वेंट हो। तुम्हें आना होगा वूश। नहीं आए तो मैं क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या ही कर लोगे तुम? वो जैसे एकदम से उसके सामने ही आके खड़ा हो गया था। मैं हाँ, बोलो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी वो पावर्स, तुम्हारा वो आज़ादी, वो कभी तुम्हें लौटाऊँगा नहीं। मत लौटाओ, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। वोश तुम्हें अंदर आना ही होगा। और आपकी बात जैसे वोश को उसकी बात माननी थी। वोशियान प्लीज़ ऐसे नहीं करो। देखो, मुझे इससे दूर नहीं करो। इसका कौन ख़्याल रखेगा? ये मेरी जान है, प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो। आ गए लाइन पे? तो चलो, अब देखते हैं तुम क्या ही कर सकते हो। कम, गेट इन, उसने बोला था और वो जो एकदम से उसके अंदर ही चला गया था और उसका वो बनी जैसे वहाँ पे खड़ा साहब देख ही रहा था और वो शियान ने कैसे एकदम से डेविल वाली स्माइल की थी। ओह! तो मेरे वूश की जान, चलो अब तुम्हें भी ठिकाने लगाने का टाइम आ ही चुका है। उसने उस बनी को पकड़ लिया था और वूश जो कि उसके अंदर पास परेशान ही था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे।
तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, प्लीज़ मेरी बात मानो। उसका क्या कसूर है, उसे कुछ मत करना, उसे मारना नहीं। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगा। ठीक है, तुम निर्मांग जी को नहीं रखना, नहीं रखो, मैं उसे रख लूँगा। अच्छा सही है, उसे वापस भी मत भेजो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन प्लीज़ इसे कुछ मत करना फुशियान, मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसे कुछ नहीं करोगे ना तुम? वो उसके अंदर कैसे डाँट-डाँट के बोल रहा था और फुशियान ने उसकी बात सुन ली। हाँ, ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन ये इधर से उधर भागता फिरेगा और ज़रूर ये कोई चीज़ें तोड़ ही डालेगा। मैं इसे एक सेफ जगह पे रखूँगा, डोंट वरी मेरे प्यारे भाई। उसने एकदम से जैसे हवा से एक पिंजरा ही निकाला था और अब वो उस बनी को उसमें डाल ही चुका था। चलो मेरे वांगजी की सौगन, अब इसमें रहो तुम, उसने बोला था और वो उसको लॉक भी कर दिया था और वो पिंजरा कहीं और नहीं बल्कि वांगजी के रूम में लेके जा ही रहा था। उसने एकदम से जैसे वो टेबल पे ला के पटक ही दिया था और वांगजी एकदम से डर के उठ ही बैठा था। क्या 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 हो गया यहाँ पे? वो कैसे डरा डरा था और वो शियान ने एकदम से जैसे उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ तुमने क्या किया है? वो उसके पास ही बैठ गया और वांगजी उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वापस जाना है। मामा का जनाजा होगा, मुझे वहाँ पे जाना है ना। तुम कहीं भी नहीं जा रहे, तुम्हारा जनाजा तो मैं करूँगा। बताओ, बताओ मुझे, क्या है ये? क्या क्या है? क्या किया मैंने? वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आई और फिर वो शियान ने एकदम से वो रिपोर्ट्स उसके मुंह पे मारी दी। ये सब क्या है? और अब वांगजी उनको देख ही रहा था और अब तो शौक हो ही चुका था। क्या है ये? हाँ, किसका बच्चा है ये? किसके साथ मुंह काला करके आए हो तुम? बोलो। ये वोश का बच्चा नहीं है, राइट? ये मेरा बच्चा भी नहीं है, क्योंकि हमारी शादी को अभी 3 ही कितने हुए थे, 4 या 5। हाँ, आज 5वां दिन है और तुम 1 महीने से कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसने एकदम से जैसे वांगजी को बेड के ऊपर ही गिरा लिया था और खुद वो अपने पूरे वेट से जैसे उसके ऊपर ही था। उसके नाखून जो एकदम से बड़े ही हो चुके थे और वांगजी डर ही गया था। वो शियान की आंखों से जैसे खून ही टपक रहा था और वांगजी ने डर के मारे आंखें ही बंद कर ली। वो कैसे अब कांपने लगा था और वो एकदम से जैसे परेशान ही हो गया। वो शियान, देखो उसे कुछ मत करो, देखो वो उसकी बात तो सुन लो। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम अपनी बकवास बंद करो, इसकी मैं जान ले लूँगा। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। ये गंदा खून अब पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर पे लादने वाला है। ये किसका बच्चा है? बताओ, तुम 1 महीने से कैसे प्रेग्नेंट हो? तुम तो वर्जिन थी ना? क्या पावर है तुम्हारे पास? तुम कौन हो? तुम इंसान भी हो कि क्या हो तुम? बताओ मुझे। वो कैसे उसका गला दबाते हुए पूछ ही रहा था। उसके लंबे नाखून जो के पास वांगजी को चुभ ही रहे थे और उसके फेस और नेक से बाहर साफ ब्लड ही निकल रहा था। बताओ मुझे। मैं कहता हूँ बताओ, नहीं तो ऐसे मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर इस बच्चे को भी मार ही डालूंगा मैं। इनफैक्ट सबसे पहले तो मुझे इसी को मारना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये यही डिज़र्व करता है। मैं किसी गंदे खून को अपना नाम बिल्कुल नहीं दूँगा, मार डालूँगा मैं इसे। उसने एकदम से जैसे वो अपने बड़े-बड़े नेल्स वाला हाथ वो वांगजी की बैली की तरफ बढ़ाया था और अब वो जैसे उसको वो मारने ही वाला था। हाँ, वो उसे चीर-फाड़ डालेगा, उसके अंदर से उस बच्चे को निकाल के फेंक ही देगा या फिर उसे कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगले पल वो शियान जो कि एकदम से ज़ोर का झटका खा के जैसे पीछे हुआ था। ये क्या था? वांगजी को टच करने से पहले जैसे उसे ज़ोर का करंट लगा था और वो उसको अभी तक समझ आ ही नहीं रहा था। ये ये क्या हुआ? उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। वांगजी जो कि खुद भी डरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो शियान ने फिर से अपना हाथ उसके करीब किया था और अब की बार लगने वाला झटका पहले से कहीं ज़्यादा ही शदीद था और वो शान जो कि पीछे अब गिर ही चुका था। हाँ, अब ठीक तो है ना? वागजी के मुंह से एकदम से निकला था और वो शान जो के पास उसे देख ही रहा था। क्या इतना बुरा करने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उसका हाल पूछ सकता है? कौन हो तुम? शैतान हो तुम? बोलो, मॉन्स्टर हो, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारे पास?
कौन सी पावर है जो मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रहा, जो मैं तुम्हारे बच्चे को मार नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो जैसे एकदम से खुद ही पिटारी क्या था और वो शियान ने अब फिर से उसे बालों से पकड़ लिया। जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मारने की कोशिश की, मैं कैसे पीछे गिर गया। बोलो क्या हो तुम, मुझे बताओ। मैं कुछ भी काट जाऊँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें ज़िंदा जला डालूँगा। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कैसे डर के बोल रहा था और रो भी रहा था। देखो वशियान, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो, उसे कुछ भी मत करना। वो वो था जो कि उसके अंदर अब बोल ही रहा था और उसका बनी जो कैसे बस अपने पिंजरे में यहाँ से वहाँ बेचैनी से उछल कूद ही कर रहा था। उसको निकाल दो, वांग जी को छोड़ दो। मैं मैं तुमसे कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक बात मान लो मेरी। क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम हद से ज़्यादा वीक हो चुके हो, तुम्हारे अंदर की आग बुझ चुकी है। तुम आप एक पास कमज़ोर से जिन हो, जिसके पास पावर्स होते हुए भी कुछ भी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और इसको तो मैं बस छोड़ दूंगा। जो शैतान ये बन चुका है, या जो भी शैतान इसके अंदर है, मैं सबको जला डालूंगा। तुम जानते हो ना वूश, हम किसी को वैसे ना मार सकते हो, लेकिन शैतान किससे डरते हैं? आग से। और कुछ ना कुछ आग तो मेरे अंदर भी है ही, उसने बोला था। और फिर कैसे वो अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ ही रहा था उस और अगले ही पल जैसे उसके हाथ से आग निकलना शुरू ही हो गई थी। वांग जी पास साहब आंखें बंद ही कर चुका था और उसे पता था वो जिंदा जल के मरने ही वाला है। वो शान का चलता हुआ हाथ अब वांग जी के करीब ही आ चुका था और अगले ही पल वांग जी वो शियान को उसकी नेक से पकड़ ही चुका था। वो वांग जी जो एकदम से बदल चुका था, उसका रंग रूप वो बिल्कुल भी वांग जी जैसा नहीं था। उसकी आंखें जो कि पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी, उसके सर पे वो दो हॉर्न्स जाने कहाँ से ही आ गए थे। वो कैसे ये एकदम से इतना ज़्यादा स्केरी लग सकता है। वो शान को कुछ भी नहीं समझ आई थी और उसके हाथ की आग जैसे एकदम से बुझी गई थी। वो आप उशियान को वैसे ही बेड पे गिरा के उसके ऊपर था, जैसे थोड़ी देर पहले उशियान ने किया था। हाँ, क्या मारोगे मुझे? मुझे मार डालोगे तुम? कैसे बाप हो तुम? अपनी औलाद को मारोगे तुम? वो अब ऐसे ही वो उशियान का गला दबा रहा था, जैसे कुछ देर पहले उसने वांग जी का दबाया था। और वो तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी एकदम कैसे शैतान बन गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? हाँ, वांग जी। तुम वांग जी नहीं हो ना? कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्यों हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? मैं हूँ पापा, मुझे पहचानो। मैं आपका बेटा हूँ। मुझे कैसे नहीं पहचान सकते आप? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम शैतान हो। तुमने क्या किया है? तुम कोई जिन्न हो, कोई बुरी रूह हो जिसने वांग जी को अपने पास में खा लिया है ना? नहीं, मैं कोई जिन्न नहीं हूँ। हाँ हूँ, क्योंकि तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैं कोई भी इविल स्पिरिट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ही हूँ। जानते हो मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे प्यारे पापा तो सुनो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। मैं हूँ जो कि बहुत जल्द पास इस दुनिया में आ जाएगा। और मैं ऐसा इसीलिए हूँ, तुमने जब मेरी माँ के साथ वो सब किया था, तो तब तुम अपने जिन वाले रूप में थे। तुमने उसे अपनी सारी पावर दे दी और उसी पावर ने मुझे बनाया है। जिस रात तुमने वो सब किया था, जानते हो कौन सी रात थी वो? अमावस की रात थी ना? और उस रात तो बस मुझ जैसे ही पैदा होंगे ना। मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक शैतान आने वाला है मेरे प्यारे पापा। और आप मेरी माँ से दूर रहना। अगर उसे टच किया, उससे एक भी खरोच आई, तो तुम दुनिया में नजर नहीं आओगे। मैं तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा और मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, जैसे तुम्हें नहीं हुआ अपने बाप के मरने की खबर सुन के। वो चाहे जिंदा है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर ही मार डालूंगा अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी बुरा किया तो। वो इतना बोल के जैसे फिर से गायब भी हो चुका था और वांग जी जो दोबारा से बेड पे किसी लाश की तरह गिर ही चुका था। वो बाहर आओ। वो शियान ने एकदम से उसे ऑर्डर दिया था और वो वापस आ भी गया था।
देखा तुमने ये सब क्या हो गया। वो कितना ज़्यादा डर गया था। अब क्या कर सकते हैं, हम इस बच्चे को मार नहीं सकते ना। वो भी कितना ज़्यादा परेशान था। बस बहुत हो गया, हमें नानू को बुलाना होगा, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और एकदम से जैसे दरवाजे पर नॉक ही हो रहा था, वो वेंडिंग था और वो उन्हें बाहर ही बुला रहा था। नानू जो कि उनका वेट ही कर रहे थे। वोश और उशान उन्हें देख के कैसे डर से गए थे। और फिर वो जैसे रूम के अंदर भी आ गए थे, उन्होंने वांगजी को देख लिया था। कौन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। नानू वो दोनों एकदम जैसे अपने घुटनों के भाले नानू के सामने बैठ चुके थे और नानू से डरते डरते उन्होंने सारा कुछ बता ही दिया था। और नानू बस आप चुपचाप खड़े सुन ही रहे थे। नानू प्लीज़ कुछ करें, इस शैतान को मार डालें। वो शैतान नहीं है वो शियान, वो तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारे जैसा ही है। जिस वहशत में और जिस रूप में तुमने वो सब किया था, उसके बाद तुम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा है। अगर तुम उसके साथ बुरा बनोगे या उसकी माँ के साथ बुरे से पेश आओगे तो वो बुरा ही बन जाएगा। अगर तुम उसके साथ अच्छा रहोगे, उसकी माँ के साथ अच्छा रहोगे, तो वो भी अच्छा ही बनेगा। वो जो देखेगा, जो सीखेगा वही करेगा। वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? वो एक जिन का बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें सबसे दूर रखता था, अलग थलग रखता था, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी औलाद वो कभी नॉर्मल नहीं होगी। कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारी औलाद को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे दूर ही रखता था। इसीलिए मैंने वो उसकी ड्यूटी लगाई थी कि वो तुम्हें सबसे बचा के रखे, ताकि तुम किसी के साथ कुछ बुरा ना कर डालो। और देखो वही हो गया ना। नानू मुझे माफ़ कर दें, लेकिन बस बहुत हो गया। जो होना था हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बाप बनने वाले हो। वो बच्चा तुम्हारा है और वांगजी वो तुम्हारी वाइफ है। वो जब तक उस बच्चे को पैदा नहीं करता, उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो तुम? लेकिन वो तो मेरा, वो बाद में देखी जाएगी। भाई है या नहीं है, देखा जाएगा। और जो तुमने करना था कर चुके, अब वही होगा जो मैं बोलूँगा। नानू एकदम से गुस्से से बोल के अपने रूम में जा चुके थे और वो दोनों बस वहीं बैठे रह गए थे। थोड़ी देर बाद फिर से वेंडिंग आ गया था और अब की बार वो कुछ डरा हुआ और परेशान ही था। वो बाहर वो आया है। वो कौन कौन आ गया अब? वो उसने पूछा था। रूहान वो आया है। और वो शियान को याद आया था, उसकी मामा ने क्या ही बताया था। रूहान कौन ही था, वही जो उनसे शादी करना चाहता था। लेकिन वो क्यों ही आया है? मामा के इनकार के बाद और पापा से शादी करने के बाद वो तो बिल्कुल हमारी फैमिली को पसंद नहीं करता था ना, हमारी दुश्मनी थी ना उससे। पता नहीं, आप खुद जाके देख लें। वेंडिंग ने बोला था और वो शियान अब बाहर ही आ गया था। वो उसको अपने साथ लेके, लेकिन अपने अंदर। मेरा बेटा कहाँ है? वो रूहान था जो कि गुस्से से उसकी तरफ पूछ ही रहा था। कौन सा बेटा? तुम्हारा बेटा यहाँ पे क्यों ही होगा, और यहाँ से चले जाओ। मेरा बेटा किधर है? मुझे वो वापस करो। वो यहाँ पे ही है और वो किसी और के पीछे नहीं, तुम्हारे उस हमजाद के पीछे आया है। तुम्हारा वो जिन जो तुम्हारे अंदर रहता है, वो कहाँ है? उसे निकालो। उसे बताओ कि मेरे बेटे को लेकर आए। वो उसके पीछे पागल हो के न जाने कब से घर छोड़ के निकल चुका है। मैंने उसे सज़ा दी, मैंने उसका रूप तक बदल डाला, लेकिन वो इतना पागल है कि अभी तक वापस नहीं आया। मेरा इकलौता बेटा है वो, और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे गुस्से से बोल रहा था और उसका हाथ अपनी उस मैजिकल स्वॉर्ड पे ही था जो किसी भी जिन को मार सकती थी। क्या बकवास है, यहाँ पे कोई भी नहीं है और वो आपके बेटे को बिल्कुल भी नहीं जानता और उसकी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ यहाँ पे हमारे घर में है और वो कोई जिन नहीं, इंसान है और उसका नाम वांगजी है। वो मेरी और इसकी एक ही वाइफ है। आई समझ तुम्हें? और अब तुम यहाँ से चलते फिरते नज़र आओ और ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ।
मेरे पास पूछ है और नानू भी घर पे ही हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें मारते मारते तुम मूती मार के यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि यहाँ से चले जाओ और अपने बेटे को कहीं और जाके ढूंढो। ज़रूर वो कहीं और ही होगा, यहाँ क्यों ही आएगा वो ईशान ने बोला था और फिर रूहान जैसा मोड़ी गया था। पता नहीं ये जहन कहाँ ही चला गया, उसने जाते जाते एकदम से बोला था और वो जो कि एकदम से अलर्ट ही हो गया। ये उसने क्या ही नाम लिया था और उसके जहन में जैसे अपनी शादी वाली रात ही आ गई थी जब वांगजी ने उसे बताया था कि उसका बर्थ नेम तो जहन ही है ना, और वो इसी नाम के साथ उसे शादी करना चाहता है। मुझे मुझे बाहर निकालो वशियान। क्या हुआ? आप क्या तुम उसके बेटे को भी जानते हो? मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। ओके बाहर आ जाओ तुम, मैं अभी आता हूँ। वो पास बाहर निकलते ही जैसे अपने रूम में भाग ही गया था। उसने वहाँ जाके उसे कितनी आवाज़ें दी थी, कहाँ हो तुम, क्या तुम यहाँ पे हो, और अगर यहाँ पे हो तो किधर हो, सामने क्यों नहीं आते, जहन तुम किधर हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो। वो अपने कमरे में जैसे आवाज़ें दे दे के थक ही गया था, लेकिन जहन वहाँ पे होगा तो उसे कोई जवाब देगा ना। और अब वो दोबारा से वांगजी के रूम में आ गया था। उसका वो खरगोश जो कि पिंजरे में बस यहाँ से वहाँ घूमे ही जा रहा था और वो कितना ज़्यादा बेचैन था। तुम सही हो ना? उसने वांगजी से पूछा था जो कि एकदम उसकी ऐसी ऊँची आवाज़ सुन के डर के उठ ही बैठा था। हाँ, क्या हुआ? कौन गुम हो गया है? वो जैसे डरते-डरते पूछ रहा था और फिर वो उसने एकदम से फिर ही उसका नाम लिया। ज़ैन कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। वो उसके पास ऐसा बोलने की देर थी कि वो पिंजरा एकदम से टूटा था और अंदर से जो कोई भी निकला था वो उसका बनी तो बिल्कुल भी नहीं था। वो ज़ैन ही था। हाँ, वही ज़ैन जिससे उसने शादी की थी। उसका वाइट ड्रेस, उसकी क्यूट स्माइल और उसकी ग्रीन आइज़ जो कि उससे सबसे अलग ही बना रही थी। वो वांगजी जैसा हो के भी तो वांगजी जैसा नहीं लग रहा था। उसकी स्माइल जिससे उसके गालों में डिंपल ही पड़ते थे और उसके सर पे वो छोटे-छोटे हॉर्न्स वो उसे स्केरी से ज़्यादा तो क्यूट ही बना रहे थे। उसने एकदम वो उसकी तरफ देख के जैसे अपने बाजू ही फैलाए थे और उसके बाजुओं के साथ उसके वाइट विंग्स, हाँ वो छोटे-छोटे विंग्स वो भी तो फैला ही दिए थे। वोश पास उसकी तरफ हैरानी से और सरप्राइज़ होके देखे जा रहा था। उसने वोश के आगे बढ़ने का वेट नहीं किया और वो पास दौड़ के जैसे उसे आगे हाथ खारी चुका था। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप एक ना एक दिन मुझे ज़रूर आज़ाद करेंगे। मुझे पता था आप कभी ना कभी मेरा असल नाम लेके मुझे उस कैद से ज़रूर ही बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैंने पापा को बोला था आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं वांगजी जैसा लगता हूँ या नहीं लगता। आप मुझसे प्यार करते हैं और देखें आज आपने मुझे बुलाया है, आज आपने वांगजी को नहीं बुलाया। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वो ऐसे ही उसके सीने से लगा कितनी सारी बातें कर रहा था। वांगजी बस हैरानी से ये सब देख ही रहा था। ओह! तुम डर क्यों रहे हो? देखो मैं हूँ, मैं ज़ैन हूँ। मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ओह! अच्छा तुम ये विंग से डर के हो गए या ये हॉर्न्स ओह! हमारे जिन्नों के तो होते हैं ना। वो एकदम से अब घूम के दोबारा से वांगजी जैसे ही बन चुका था और होश अभी तक कुछ भी नहीं बोला था।